हाँ तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पहला प्रश्न जो कि विविध प्रश्नावली पाठ समुच्चय का है उसको हल करेंगे और हम वादा करते हैं इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीका से आपके दिमाग में हम उतार देंगे। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन हम लोग का ये है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उप समुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए, है ना। हमें नीचे समुच्चय दिए गए हैं, जैसे कि समुच्चय ए और समुच्चय बी, सी और डी, 4 समुच्चय दिए गए हैं और हमें यहाँ पर बताना है कि इन चारों में से कौन किसका एक उप समुच्चय है ना। तो हम पहले बता चुके हैं अपने समुच्चय वाले जितने भी हम टॉपिक पढ़ा रहे थे उसमें कि उप समुच्चय क्या होते हैं, है ना। तो उप समुच्चय में क्या होता है कि यदि कोई समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है और समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है, तो वहाँ पर क्या होगा कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव होंगे वो समुच्चय बी के अवयवों में लाइक कर रहे होंगे, उपस्थित होंगे, तब बोलेंगे कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है ना। तो इस तरह से इसको समझते हुए सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि बी जो है समुच्चय, सी जो है समुच्चय, डी जो है समुच्चय, इन तीनों समुच्चय को अवयव यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब कि सूचीबद्ध है अवयव में, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों किस रूप में है, तो सारणीबद्ध रूप में है या फिर हमारे रोस्टर रूप में है ना। लेकिन जो समुच्चय ए है हमारा जो दिया गया है यहाँ पर, ये हमारे सारणीबद्ध रूप में नहीं है, ये किस रूप में है, ये हमको दिया गया है समुच्चय के समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है ना। तो सबसे पहले समुच्चय ए को हम लोग क्या करेंगे, बदल लेंगे किसमें, रोस्टर रूप में, ठीक है ना। तो समुच्चय ए को यदि हम बदलेंगे रोस्टर रूप में, ये कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए समुच्चय ए जो है उसको बदल रहे हैं। यहाँ पर लिखा क्या गया है कि सभी एक्स का समुच्चय, ठीक है ना, सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है ना, एक वास्तविक संख्या है तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 जो है 0 के बराबर है ना। ये हमें दिया गया है एक समीकरण, उसको संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं एक्स, है ना। कहने का अर्थ है कि जो हमारा समुच्चय ए है ना, इसमें जो अवयव होंगे वो एक्स है और एक्स कौन कौन से वैल्यू होंगी, तो वो वैल्यू होंगी जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रही होंगी वही होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस समीकरण जो दिया गया है यहाँ पर, इससे जो हमारे एक्स का जो वैल्यू निकल रहे होंगे उसको हम निकाल लेते हैं, है ना। तो क्या दिया गया है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 बराबर 0, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर x के पावर कितना है, 2 है, इसका मतलब कि इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर जो x के वैल्यू आएंगे वो भी 2 आएंगे। जितने घात होता है ना, जितना मैक्सिमम घात होता है, जितना अधिकतम घात होता है वेरिएबल का, उतना ही क्या होते हैं उस समीकरण में, उतना ही वेरिएबल का वैल्यू आते हैं। तो यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि इस समीकरण का 2 वैल्यू आएंगे, कौन कौन, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है जैसे है वैसे के वैसे रह जाएगा, लेकिन जो 8x है माइनस का 8x है ना, ये हमारा 2 टर्म में, 2 पद में स्प्लिट कर देंगे, टूट जाएंगे। कैसे, तो यहाँ पर माइनस का 8x हमारा जो है इसको हम तोड़ेंगे इस तरह से कि यदि हम उसको जोड़ घटाव करें तो हमारा कितना आना चाहिए, तो हमारा माइनस का 8x आना चाहिए, माइनस का 8x आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब उन 2 टर्मों को, जब उन 2 पदों को हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, तो 12 गुणे एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो 12x स्क्वायर जो कि कितना इसमें होगा, प्लस में होगा। तो हमको ऐसी 2 संख्या खोजनी पड़ेगी जिनको यदि हम जोड़ घटाव करें तो हमारा माइनस का 8x आ जाए और जिनको हम आपस में गुणा करें तो प्लस का 12x स्क्वायर आ जाए। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि प्लस का 12x स्क्वायर है, इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब कि वो जो दोनों संख्याएं होंगी क्या होंगी, या तो प्लस प्लस में होंगी या तो माइनस माइनस में होंगी। यदि प्लस प्लस में होंगी तो जो मल्टीपल होगा, जो गुणज होगा वो भी हमारा कितना आएगा, प्लस में आएगा। यदि माइनस में होंगी दोनों तो उनका जो मल्टीपल होगा, जो गुणज होगा वो हमारा प्लस में ही आएगा, है ना। यदि कोई उनमें से एक प्लस होता है कोई दूसरा माइनस होता तो उनका हमेशा गुणज क्या होता, उनका हमेशा गुणज एक जो है जो आता है वो माइनस में आता, लेकिन यहाँ पर प्लस में है, इसका मतलब कि वो दोनों संख्या या तो माइनस में होंगी या तो प्लस में होंगी, ठीक है, इतना समझ आ गया हमें। और यहाँ पर जो है माइनस का 8x है ना, मतलब कि यदि उन दोनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ घटाव करें तो कितना आ रहा है हमारा, माइनस का 8x आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर माइनस का 8x है ना, मतलब कि उन दोनों संख्याओं को हम आपस में जोड़ रहे हैं तो माइनस का 8x आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दोनों प्लस प्लस होते और हम जोड़ते तो हमारा कुछ 8x आते हैं, प्लस में भी आते हैं,
लेकिन यहाँ पर माइनस का है, इसका मतलब कि दोनों संख्या किसमें होंगे, तो दोनों संख्या क्या है, हमारे माइनस में होंगे। दोनों संख्या हमारे किसमें होंगे, हमारे माइनस में होंगे। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जो कि माइनस में है और उनको हम जोड़े या फिर घटाएं तो क्या हमारा 8x आ जाए माइनस में, और गुणा करें तो 12x² आ जाए। इसको हम ऐसे स्प्लिट करते हैं, इस जो हमारा पद है यहाँ पर बीच वाला उसको तोड़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है कि 6x हमारा एक आ जाएगा और एक हमारा 2x आ जाएगा। ऐसा क्यों कि 6x जो है माइनस में और 2x जो है माइनस में, यदि दोनों को हम क्या करें जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर जोड़ेंगे तो दोनों जो है जुड़ जाएंगे आपस में। कितना हो जाएंगे जुड़ के, तो ध्यान दीजिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हमारा माइनस का पहले से है तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, मतलब कि माइनस का 8x आ जाएगा, माइनस का 8x इस तरह से हमारा आ जाएगा। और इन दोनों संख्याओं को जब हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ध्यान दीजिए माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएंगे और 6 दूनी 12 और x गुणे s कितना हो जाएगा, x गुणे x² हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा कितना आ जाएंगे गुणा करने पर 12 का x² जो कि हमारा ये प्लस में है। तो इस तरह से 6x और 2x जो है क्या होंगे, टूट जाएंगे। 8x जो है 6x और 2x में दोनों माइनस में होगी, तो माइनस का 6x हो गया, माइनस का 2x हो गया और प्लस का 12, इतना बराबर 0 हो गया हमारा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो लगातार दो जो पद है यहाँ पर, इन लगातार दोनों पद में से हम क्या करेंगे, कोई संख्या होंगी जिनको हम कॉमन लेंगे, है ना, एक जैसा होंगे उनको हम बाहर निकाल लेंगे कोष्ठ लगाकर। कैसे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर x है। इसका मतलब ये जो हमारा पद है, ये जो हमारा पद है और ये जो हमारा पद है, इन दोनों पद में x समान है, x जो है दोनों में है। क्या करेंगे हम, इसमें से 2x है और यहाँ पर 1x है, तो हम क्या कर सकते हैं, कम से कम जितना यहाँ पर है, जितना कोशिश करने का अधिक से अधिक हो जाए। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर एक वाला जो है x के पावर जो 1 है यहाँ पर वही मैक्सिमम है यहाँ पर, क्या, तो वेरिएबल का वैल्यू। यहाँ पर 2 भी मैक्सिमम था लेकिन हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x के पावर 1 ही है। तो हम x के पावर जो 1 है मतलब कि x जो उसको बाहर निकाल लेंगे और मैंने यहाँ पर x बच जाएगा, माइनस का कितना 6 बच जाएगा यहाँ पर, है ना। और उसी तरह से यहाँ पर इन दोनों में से हम माइनस बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही माइनस बाहर निकाल लेंगे और देख रहे हैं कि 2 यहाँ पर इसमें 12 है, तो 12 को हम तोड़ सकते हैं 6 गुणे 2, है ना। तो इसमें से 2 निकाल लेंगे, इसमें से 2 निकाल लेंगे तो 2 हम बाहर निकाल लिए, तो बच गया हमारा x माइनस का 6 बच गया यहाँ पर। देखिए -2 गुणे x हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा हमारा, -2 गुणे माइनस का 6 कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना बराबर 0 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हमारा एक पद बन गया, ये हमारा एक दूसरा पद बन गया, ठीक है ना, इस तरह से हमारा। तो इनमें से माइनस का x माइनस 6 जो है यहाँ पर दोनों क्या है, समान है, तो हम बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 6 बाहर निकाल लिए। इसमें क्या बच गया, x बच गया और इसमें क्या बच गया हमारा माइनस का 2 बच गया, है ना। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये हमारा कॉमन, इस तरह से आपस में इनको जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये जो हमारे आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, और इतना बराबर हमारा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, तो एक बार इसको हम 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको हम 0 के बराबर करेंगे, और इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि दो संख्याओं का गुणज करने पर 0 आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, जब x माइनस 6 इतना बराबर 0 हो जाएगा तो हमारा x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 6 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी x माइनस 2 जो है हमारा 0 आ रहा है, तो x क्या हो जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x का 2 वैल्यू आ रही है, तो एक आ रहा है हमारा 6 और एक जो हमारा क्या आ रहा है वो है हमारा 2, है ना। तो इस तरह से हमारा जो समुच्चय A है इसमें 2 अवयव आएंगे, कौन कौन, एक है 6 और दूसरा जो है 2, है ना। तो समुच्चय A जो है वो हमारा रोटर रूप में निकल गया, जो कि 6,2 या फिर 2,6 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये इसमें अवयव हो जाएंगे और ये हमारा समुच्चय A हो जाएगा रोटर रूप में। तो अब देखिए, अब यहाँ पर समझना है कि हमें A B C D चारों जो है किस रूप में हो गए हमारे यहाँ पर, तो चारों जो है हमारे हो गए रोटर रूप में। अब देखेंगे कि समुच्चय A जो है, समुच्चय A में जो जो अवयव हैं जो कि 6 और 2 है ना, ये दोनों अवयव किस किस समुच्चय में है उपस्थित हैं। तो ध्यान दीजिए समुच्चय A के 2 और 6 अवयव हैं, तो जो कि समुच्चय B में 2 और 6 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर है 6 यहाँ पर है। इसका मतलब कि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में उपस्थित है, इसलिए हमारा जो समुच्चय A होगा वो समुच्चय B का एक उप समुच्चय कहलाएगा, है ना। अब देखेंगे समुच्चय A समुच्चय C का एक उप समुच्चय कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए समुच्चय A में हमारा क्या है 6 और 2 अवयव हैं, तो क्या समुच्चय C में 6 और 2 अवयव हैं, हमें ऐसा देखना है। तो देख रहे हैं इसमें 6 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, इसका मतलब कि समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय C में उपस्थित हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कि हमारा जो समुच्चय A है वो समुच्चय C का भी एक
उप समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे जो समुच्चय ए है क्या वो समुच्चय डी का एक उप समुच्चय है। तो ध्यान दीजिए समुच्चय ए में 6 और 2 अवयव हैं और समुच्चय डी में सिर्फ और सिर्फ 6 अवयव हैं, है ना। तो 6 तो जो है कि समुच्चय डी में है, लेकिन जो 2 है वो समुच्चय डी में नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय डी में उपस्थित नहीं है। इसलिए समुच्चय ए जो है समुच्चय डी का एक उप समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, हम लोग समुच्चय ए को देख लिए किसका किसका उप समुच्चय है। अब समुच्चय बी को देखेंगे इस तरह से, तो समुच्चय बी जो है समुच्चय सी का एक उप समुच्चय है या नहीं है। तो देखना होगा हमें क्या समुच्चय बी के जितने भी अवयव हैं क्या सभी के सभी समुच्चय सी में उपस्थित है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए समुच्चय बी में 2, 4, 6 अवयव हैं और समुच्चय सी में 2, 4, 6, 8 इस तरह से, और जितने भी सम संख्या आएंगे वो सभी के सभी, चूंकि समुच्चय सी जो है हमारा क्या है एक अपरिमित समुच्चय है, इसमें अनंत आएंगे, इस तरह से सम संख्या बढ़ते जाएंगे, है ना। तो मतलब कि 2, 4, 6 जो अवयव थे वो समुच्चय सी में हमारा उपस्थित है। 2 यहाँ पर जो इसमें दिया गया है तो यहाँ पर है, 4 जो हमारा समुच्चय बी में दिया गया है तो समुच्चय सी में यहाँ पर है, 6 जो समुच्चय बी में हमें दिया गया है तो वो हमारा समुच्चय सी में यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय सी में उपस्थित है, इसलिए समुच्चय बी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा एक उप समुच्चय हो जाएगा समुच्चय सी के, है ना। समुच्चय सी के एक उप समुच्चय हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या समुच्चय बी हमारा समुच्चय डी का एक उप समुच्चय कहलाएगा। ध्यान दीजिए कि समुच्चय बी में जो है 6 अवयव वो समुच्चय डी में उपस्थित है, ठीक है, लेकिन जो 2 और 4 बच गए अवयव वो समुच्चय डी में उपस्थित नहीं है, इसलिए समुच्चय बी जो है समुच्चय डी का एक उप समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, समुच्चय सी जो है क्या वो समुच्चय डी का एक उप समुच्चय कहलाएगा, हमें ऐसे देखना है ना। समुच्चय सी जो है समुच्चय डी का एक उप समुच्चय कहलाएगा। तो समुच्चय सी में जो अवयव है क्या सभी के सभी समुच्चय डी में उपस्थित है, हमें ऐसे देखना पड़ेगा। तो 2, 4, 6, 8 जो इस तरह से अवयव है, क्योंकि इसमें एक ही अवयव है तो कैसे इतने सारे अवयव इसमें उपस्थित होंगे, नहीं होंगे, इसलिए समुच्चय सी जो है समुच्चय डी का एक उप समुच्चय नहीं होगा, है ना। तो अब समुच्चय डी जो है तो समुच्चय डी में जो अवयव है क्या है सिर्फ और सिर्फ 6 है। तो क्या 6 हमारा समुच्चय ए में उपस्थित है, हमें देखना पड़ेगा। समुच्चय डी में जो 6 अवयव है समुच्चय ए में है, तो समुच्चय ए में 6 हमारा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा समुच्चय जो है डी वो हमारा समुच्चय ए का एक उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, और समुच्चय डी जो है क्या वो समुच्चय बी का एक उप समुच्चय हो सकता है। तो इसके लिए समुच्चय डी में जो अवयव 6 है क्या वो समुच्चय बी में उपस्थित है, इसलिए हमारा समुच्चय डी जो है वो हमारा समुच्चय बी का भी एक उप समुच्चय कहलाएगा। समुच्चय डी में जो अवयव 6 है क्या वो समुच्चय सी में उपस्थित है, तो हाँ है यहाँ पर 6 अवयव, इसलिए समुच्चय डी जो है हमारा समुच्चय सी का भी एक उप समुच्चय कहलाएगा। तो इस तरह हमारा ए बी सी और डी चारों जो समुच्चय दिए गए थे कौन किसका उप समुच्चय है हम लोग निकाल लिए, है ना। हम लोग समुच्चय बी में जो अवयव दिए गए हैं 2, 4, 6, हम देखें कि समुच्चय बी के ये सभी अवयव सी में है, एक बार ऐसे देखें है या नहीं है। फिर समुच्चय बी के जो अवयव है क्या वो डी में है या नहीं है, हम ऐसे भी देखें। हम ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि समुच्चय बी के अवयव क्या समुच्चय ए में है, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 और 2 और 6 जो है वो सिर्फ और सिर्फ है, लेकिन 4 जो है वो समुच्चय ए में नहीं है, तो समुच्चय बी जो है समुच्चय ए का एक उप समुच्चय नहीं कहलाएगा। समुच्चय सी में जो अवयव है 2, 4, 6, 8 इस तरह से और है, तो समुच्चय सी में जो अवयव है वो सभी के सभी समुच्चय ए में नहीं होंगे, क्योंकि 2 और 6 ही सिर्फ होंगे, बाकी 4 और 8 और बाकी जो होंगे अन्य जो आएंगे 10, 12, 14 इस तरह सम संख्या वो भी नहीं होंगे समुच्चय ए में। तो समुच्चय सी जो है समुच्चय ए का एक उप समुच्चय नहीं होने वाला है। तो इस तरह से लोग निकाल लिए और समझ लिए कि कौन किसका एक उप समुच्चय है ना। ठीक है, धन्यवाद।